गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो जो आपका पहला पाठ है उसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? यदि मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप उसको सुन रही हो, या फिर आप कक्षा में होते हो, मैं बोर्ड पर कुछ लिखकर आपको पढ़ाती हूँ, आप उसको पढ़ते हो, तो ये सब क्या है? भाषा है। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के विचारों को सुनना, समझना, पढ़ना या लिखना, ये सारी चीज़ें क्या है? भाषा का माध्यम है। ठीक है, और इसी को हम भाषा कहते हैं। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण के बिना हिंदी अधूरी है, क्योंकि यदि व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम उसको अशुद्ध ही पढ़ेंगे और अशुद्ध ही लिखेंगे। इसलिए हमें भाषा के ज्ञान के लिए, भाषा कोई सी भी हो सकती है, उसके लिए व्याकरण आवश्यक है। तो ठीक है ना, तो हमें भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं। हम भाषा के संबंध में पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पर एक प्रश्न बार बार हमारे मस्तिष्क में आता है कि भाषा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में आज के समान मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारों और संकेतों का प्रयोग करता था। ठीक है, भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को भली भांति समझते हैं। अब इस चीज को समझना है कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है, किसका? कि एक दूसरे के विचारों को समझना। ठीक है, कि मैंने कुछ कहा, आप उसको समझोगे, या आप जो कुछ कहोगे उसको मैं समझूंगी। तो ये क्या होगा? यह माध्यम ही क्या है? भाषा है। घर में दादा दादी का कहानी सुनाना, कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना, सभा में नेताजी का भाषण आदि सब भाषा ही है। ठीक है, वैसे तो पशु पक्षी भी कुछ आवाज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भाव भाव, परंतु उनकी आवाज़ को हम भाषा नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो गई? भाषा की परिभाषा हो गई, और भाषा की परिभाषा को आपको याद करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा क्या होती है, इसके कितने रूप हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो इन रूपों को आपको याद करना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा को, कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरा सुनकर हमारी बात समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, अब आप अपनी पुस्तक में जो चित्र हैं उनको गौर से देखिए। 2 व्यक्ति खड़े हैं, वह आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कह रहा है, एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। तो क्या हो गया? इसमें हम मौखिक यानी कि मुंह से कुछ बोलकर कह रहे हैं और वो एक दूसरे की बातों को कानों से सुन रहे हैं। तो ये कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। इसी प्रकार दादी नानी से जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं, तो जो नानी या दादी होती है वह क्या करती है? कहानी को मुंह से बोलकर सुनाती है और बच्चे कानों से उसको सुनते हैं। तो ये कैसा रूप हो गया? भाषा का मौखिक रूप हो गया। अब आता है लिखित रूप। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं तथा दूसरा पढ़कर उसे समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, मौखिक भाषा में तो बोलना पड़ता है और लिखित भाषा में लिखना पड़ता है। जैसे मैं पत्र लिखूंगी और मेरा मित्र उसको पढ़ेगा, तो ये कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। पहले पत्र जाते थे,
किंतु अब हम ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा ही ये काम हो जाता है। यदि आप मैसेज भी करेंगे किसी को, एसएमएस भी करेंगे, तो उसमें भी हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लिखना पड़ेगा। इसी तरह इंटरनेट पे जो हम मैसेज करते हैं उसके लिए भी हमें टाइप करना पड़ता है, यानी कि लिखना पड़ता है। तो ये कौन सा रूप है? लिखित रूप है। अब है सांकेतिक रूप। हम इशारों के द्वारा जो कुछ समझते हैं उसे सांकेतिक रूप कहते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो इशारे से जाओ, रुको आदि का इशारा करते हैं, तो हम उनको समझते हैं, तो वह क्या हो गया? सांकेतिक रूप हो गया। और इसी प्रकार जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो गार्ड होता है वह क्या झंडियाँ दिखाता है, कभी हरी झंडी दिखाता है तो कभी लाल झंडी दिखाता है। तो वो क्या सब चीज़ें सांकेतिक भाषा का ही रूप हैं। अब पढ़ेंगे हम बोली कि बोली क्या होती है। जिस भाषा का प्रयोग क्षेत्रीय स्तर पर होता है उसे बोली कहते हैं। हमारे देश में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बघेली आदि। ठीक है, तो ये इसको याद रखना कि हमारे देश में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? करीब 600। भारत की प्रमुख भाषाएं। भारत में 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी हैं वो? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, मराठी, कोंकणी, असमी, तमिल, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये 22 भाषा हैं हमारे भारत देश में जिनको संविधान में से मान्यता प्राप्त है। अब आता है भारत की राष्ट्रभाषा। किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा होती है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ये इस लाइन को याद कर लेना बच्चों कि जो भारत की राष्ट्रभाषा है वह कौन सी है? हिंदी है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया। तो ये भी लाइन याद करने वाली है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। और इसको कब राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस, राजभाषा दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद करना है इसको कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी अधिकांश देशों में बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। कुछ अलग अलग देशों में बोले जाने वाली विदेशी भाषाएं, एक तरफ देश दे रखा है, एक तरफ भाषा दे रखी है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, कनाडा में भी अंग्रेजी बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, ईरान में फारसी, इराक में भी फारसी, जर्मनी में जर्मन और अरब देश जो हैं उनमें अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिपि। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। समझ में आया आपको बच्चों कि जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो उन ध्वनियों को लिखने की एक तरीका होता है, कुछ चिन्ह होते हैं, उसी को लिपि कहा जाता है। संसार में अनेक भाषा हैं और लिखने का तरीका भी अलग अलग है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो एक तरफ भाषा दे रखी है, एक तरफ लिपि दे रखी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम है रोमन और हिंदी की लिपि है देवनागरी। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। और जो गुजराती भाषा है
उसकी जो लिपि है गुजराती लिपि वह देवनागरी लिपि से ही मिलती जुलती है। जर्मन की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है, फ्रेंच की भी रोमन लिपि है और बंगाली की बांग्ला लिपि है। तो आपको लिपि समझ में आई। अब पढ़ेंगे हम व्याकरण। जिस विद्या के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया बच्चों आपको कि जिस विद्या के द्वारा, जहाँ पर हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा जाता है, जिस तरीके से, जिस माध्यम से, वह क्या है, वह व्याकरण है। अब है व्याकरण के भेद कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। व्याकरण के बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। निम्नलिखित उदाहरण देखिए। शुभम जाता स्कूल प्रतिदिन। अब जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे तो कैसा लगेगा, बड़ा अटपटा सा लग रहा है, सब उल्टा पुल्टा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अब हम इसको सही कैसे लिखेंगे, शुभम प्रतिदिन स्कूल जाता है, क्योंकि अब ये वाक्य हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वाक्य शुद्ध है। किसकी दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाली विद्या ही व्याकरण है। तो बच्चों ये पाठ आपने पढ़ा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार हम जो हमने इस पाठ में पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। फिर है क्षेत्रीय स्तर पर बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अधिकांश देशों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और ध्वनियों को लिखने के निर्धारित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो वर्क है वह आपको हिंदी की कॉपी में करना है। यदि आपकी पुस्तक में जगह दे रखी है तो उसको वहीं कर लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो वर्क आएगा PDF के थ्रू आएगा, उसको आपको नीट एंड क्लीन करना है और साथ के साथ उसको आपको याद भी करना है। तो आपका यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।